चलिए भाई, BRT 08 में क्वेश्चन नंबर 51 आपको दिया गया है। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि द एटॉमिक वेट ऑफ अ टू एलिमेंट ए एंड बी। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो एलिमेंट ए और बी आपको दिए गए हैं और क्वेश्चन में आपसे हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ 2x ग्राम ऑफ अ बी। क्वेश्चन में आपसे बी के नंबर ऑफ अ एटम पूछे हैं। अच्छा भाई, अगर आपको नंबर ऑफ अ एटम निकालने हैं तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम इज इक्वल होता है मोल। बेटा यदि आप मोल में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम निकल आएगा। ठीक है, अब यहां पे आपको दो एलिमेंट दिए गए ए और बी, ए एंड बी दिया गया। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई? ए का एटॉमिक मास आपको दिया गया 40 दिया गया है, बट इसका एटॉमिक मास आपको दिया गया है 40 दिया गया है, और बी का एटॉमिक मास आपको दिया गया है 30 दिया गया है। फिर क्वेश्चन ने क्या दिया है? इफ x ग्राम ऑफ अ ए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए का जो वेट है वो x ग्राम है। बेटा यहाँ पे ए का वेट आपको दिया गया है x ग्राम दिया गया है, और यहाँ पे B का वेट आपको दिया गया है 2x ग्राम, ये आपको दिया गया है। क्वेश्चन में यहाँ पे आपको A के नंबर ऑफ एटम Y दिए हैं, नंबर ऑफ एटम Y दिए गए, तो बताइए B के लिए नंबर ऑफ एटम क्या होंगे? ये आपको पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, राइट। चलिए भाई लगाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए के नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम ए इक्वल टू, बेटा ए के मोल में हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ए का यहाँ पे आपको वेट दिया गया है, यदि हम ए के वेट में एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो ए का मोल आ जाएगा। तो वेट कितना है? x ग्राम है अपॉन एटॉमिक मास 40 है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे एक एटम कितने दिए गए आपको? y दिए गए हैं, तो यहाँ पे एक एटम हो गए y हो गए। अच्छा भाई, अब क्वेश्चन में आपसे b के एटम पूछे हैं, तो नंबर ऑफ एटम b, नंबर ऑफ एटम b इक्वल टू b के मोल वेट कितना दिया गया? 2x दिया गया है अपॉन एटॉमिक मास 80 दिया गया है। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम निकालने, तो एवोगैड्रो नंबर से कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई और दूसरे की इंफॉर्मेशन पूछी गई, हम दोनों को आपस में कर देंगे को रिलेट। ठीक है बेटा, आइए ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, x से x चला गया, ये 2 टाइम्स जाएगा और 2 से 2 चला गया। तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ एटम B आ जाएंगे y के इक्वल। तो यहाँ पे B के कितने आइटम आ गए? y। आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ग्रुप के हाइलाइट और सेकंड ग्रुप के हाइलाइट दिए गए हैं। ये आपको दिए गए फर्स्ट ग्रुप के हाइलाइट दिए गए हैं और यहाँ पे आपको सेकंड ग्रुप के हाइलाइट दिए गए हैं। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन में आपसे आयनिक कैरेक्टर पूछा गया। क्वेश्चन में आपसे ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयनिक नंबर आयनिक कैरेक्टर पूछा गया है। पर देखो जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ अ कैटायन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एनायन तो सेम है, यहाँ भी सेल, यहाँ भी सेल, यहाँ भी सेल और यहाँ भी सेल, एनायन तो सेम है। अब हम किसे देखेंगे? हम देखेंगे कैटायन को। और बेटा आयनिक कैरेक्टर होता है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ अ कैटायन। यदि कैटायन का साइज बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। आइए लिथियम, लिथियम और रुबिडियम के दोनों फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। लिथियम होगा सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा और जो रुबिडियम है बेटा ये होता है 5th पीरियड का एलिमेंट होता है। अच्छा, डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, मतलब रुबिडियम का साइज लिथियम से ज्यादा होगा
तो बेटा इसका जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो ज्यादा होगा। तो इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया। अब हमें देखना है लीस्ट आयनिक कैरेक्टर देखना है। अब लीस्ट आयनिक कैरेक्टर के लिए यहां पे आपको दिया गया बेरिलियम दिया गया है। बेरिलियम जो होता है सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है, और मैग्नीशियम होगा थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा। तो डाउन द ग्रुप आने पे साइज इंक्रीज करेगा। तो बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड का जो आयनिक कैरेक्टर होगा बेरिलियम क्लोराइड से ज्यादा होगा। बट हमें यहां पे क्या बताना, लीस्ट। तो बेटा हाईएस्ट इसका होगा और लीस्ट इसका हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा गया था मोस्ट एसिडिक कैरेक्टर पूछा गया है। भाई देखा जाए तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पे लगे हैं -i इफेक्ट लगेगा। ये सब क्या है, -i इफेक्ट दिए गए हैं। देखा जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होना चाहिए फर्स्ट वाले में होना चाहिए, बट यहाँ पे एक्सेप्शन होता है क्या है कि फोर्थ वाले का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, वर्क डन बाय अ सिस्टम इज 8 जूल। क्वेश्चन में कहा है कि वर्क डन बाय अ सिस्टम, मतलब यहाँ पे सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया है। यदि सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा तो बेटा जहां पे जो वर्क डन होता है ये हो जाएगा W इक्वल टू माइनस का। अगर सिस्टम ने काम किया है तो वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम इज 8 जूल। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और क्वेश्चन में आपसे इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू की वैल्यू पूछी गई है। When 40 जूल हीट is supplied, क्वेश्चन ने आपको 40 जूल हीट दी है। बेटा यहाँ पे जो हीट आपको दी गई है वो आपको 40 जूल हीट बाहर से प्रोवाइड की जा रही है। तो बताइए इंटरनल एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हमें क्या निकालना, हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी, डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी। बेटा हीट आपको कितनी दी गई, 40 जूल दी गई। हीट हमने रखा 40 जूल प्लस वर्क डन कैसा है, निगेटिव है, तो यहां हो जाएगा माइनस का 8। तो यहां से आपका इंटरनल एनर्जी आ जाएगा 32 जूल। कौन सा आंसर होगा, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट The nitromethyl or two nitrooxygen bond length। क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ पूछी गई है। भाई नाइट्रोमीथेन यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे रेडियोलेंस हो रहा है। अगर रेडियोलेंस होगा तो ना कोई डबल होगा ना कोई सिंगल होगा, दोनों कैसे होंगे, पार्शियल डबल होंगे। अगर दोनों ही बॉन्ड लगे नाइट्रोजन से लगे दोनों बॉन्ड पार्शियल डबल होंगे तो इनकी बॉन्ड लेंथ आपस में हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां पे होगा रेजोनेंस। नेक्स्ट जिनन एक्टिव मॉलिक्यूल इज, चलिए सबसे पहले निकालेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। भाई देखिए जो जीरो होता है ये 8 ग्रुप का एलिमेंट होता है। बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट चले गए। तो बेटा यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड पेयर बनाए हैं और इसके पास 3 लोन पेयर होंगे। तो बेटा इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp3d हो जाएगा। और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ठीक है भैया। अच्छा भाई यहां पे दिया गया ट्रायंगुलर प्लेनर दिया गया है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जिनन आपका सेंटर मेटल हो गया और 3 लोन पेयर हो गए। ये देखिए ये आपका बन गया ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल बन गया। अब इसके पास
3 जोन पे आ जाने के कारण इसकी जो शेप होगी वो शेप हो जाएगी लीनियर शेप हो जाएगी। कैसी शेप हो जाएगी? लीनियर। कौन सा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, अरेंज above phenol in a increasing order of pKa value। भाई क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे pKa की वैल्यू पूछी गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है pKa के इनवर्स होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्स टू द pKa। भाई देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप इनका एसिडिक ऑर्डर निकाल लीजिए। जो भी एसिडिक ऑर्डर आया उसका जस्ट कर दीजिए, इनवर्स कर दीजिए, कर देंगे तो यहाँ पे आपका पीके का ऑर्डर निकल आएगा। आइए चेक कर लेते हैं। भाई यहाँ पे क्या दिया गया? NO2 दिया गया। मीटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है। अगर मीटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है तो बेटा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट शो करेगा। आर्थो पोजीशन पे NO2 लगा है। अगर आर्थो पोजीशन पे NO2 लगा है तो -I और -R रेजोनेटिव इफेक्ट शो करेगा। पहला पोजीशन पे NO2 लगा है तो बेटा ये -R एंड -I इफेक्ट शो करेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है इंडक्टिव इफेक्ट -I और -R रेजोनेटिव इफेक्ट के डायरेक्टली होता है एंड +I और +R के इनवर्स होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो भी इफेक्ट लगे हैं वो -I और -R लगे, मतलब एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देंगे। अब सबसे ज्यादा किसका होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ। आर्थो पोजीशन पे लगा NO2 लगा है बेटा, आर्थो पोजीशन NO2 लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा चिलेशन हो जाएगा। अब चिलेशन होने के कारण इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम होगी फर्स्ट वाले की होगी, क्योंकि सेकंड और थर्ड में -R इफेक्ट डोमिनेटिंग है, बट यहां पर सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट वर्क कर रहा है। तो इसका तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा, फर्स्ट वाले की सबसे कम हो जाएगी। फिर किसकी होगी? अब देखिए यहाँ पे चिलेशन हो गया तो आर्थो वाले का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो पैरा से कम हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर आएगा आर्थो आएगा और उसके सबसे ज्यादा हो जाएगा पैरा की। ठीक है, ये आपका निकल आया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकल आया। अब आप इसको जस्ट इनवर्स कर देंगे तो आपका pKa का ऑर्डर निकल आएगा। क्या निकल आएगा? ये निकल आएगा। मैच कर रहा है। थर्ड इज द राइट आंसर। ये किसका ऑर्डर है? ये आपका pKa का ऑर्डर है। नेक्स्ट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस एट एसटीपी। क्वेश्चन ने आपसे अमोनिया गैस का वॉल्यूम पूछा है एट एसटीपी पे। यदि कोई गैस एसटीपी पे दी गई तो उस गैस का एक मोल का जो वॉल्यूम होता है, एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर या 22,400 ml के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा भाई, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 100 ml ऑफ अ 2.5 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और क्वेश्चन ने आपसे अमोनिया गैस का वॉल्यूम पूछा है। यदि हमें किसी प्रकार से अमोनिया गैस का मोल मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि अमोनिया गैस का वॉल्यूम क्या होगा। अब कैसे किया जाए? क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी गई, 2.5 मोलर आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दिया गया है और 100 ml वॉल्यूम दिया गया है, सॉल्यूशन कर दिया गया है। भाई देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कब हुआ होगा? जब हमने वाटर में अमोनिया गैस को पास किया होगा, जब तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। बोलो ठीक है ना? अच्छा भाई, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। अमोनिया गैस क्या होगी? सॉल्यूट हो गई। ये सॉल्यूट हो गया।
अब बेटा यहाँ पे जो सोल्यूशन बना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका हो गया सोल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दी, मोलैरिटी आपको दी गई है और हमें निकालना क्या है, हमें अमोनिया गैस का वॉल्यूम निकालना है। अब कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पे लगाते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। भाई मोल ऑफ सॉल्यूट तो आपको जब भी निकल सकता है जब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दिया जाए, बट क्वेश्चन में आपको मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया गया। क्वेश्चन में तो आपको वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन दिया गया है, क्वेश्चन में तो आपको वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन दिया गया है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए मास ऑफ अ सॉल्वेंट चाहिए। कैसे निकाला जाए, बस सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है ना, और यहाँ पे वाटर का आपको वॉल्यूम दिया गया है। तो बेटा यहाँ हम लगाएंगे वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी इन ग्राम पर ml। देख भाई वॉल्यूम आपको दिया गया, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml होती है। तो बेटा यहां से वाटर का मास निकल आएगा। वॉल्यूम कितना दिया गया, 100 ml दिया गया। 100 ml इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन डेंसिटी कितनी होगी वाटर की, 1 ग्राम पर ml हो जाएगी। ml से ml कट जाएगा तो बेटा यहाँ पे वेट ऑफ निकल आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 100 ग्राम। तो यहाँ पे आपने सॉल्वेंट का वेट निकाल लिया, ठीक है। अब तो वेट निकल के आया है, इसको उठा के आप यहाँ पे रखेंगे तो आपका मोल ऑफ अ सॉल्यूट आ जाएगा। निकाल लीजिए भाई, मोलैरिटी कितनी है, 2.5 है। 2.5 इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास कितना आ गया, 100 ग्राम आ गया, इनटू 1000। 10 टाइम्स जाएगा तो बेटा यहां से आपके मोल ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे 0.25 मोल। तो यहाँ पे आपका अमोनिया का मोल आ गया, कितना आ गया, 0.25 मोल आ गए। और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। निकाल दीजिए भाई, भाई 1 मोल अमोनिया गैस का जो वॉल्यूम होगा एट एसटीपी पे 22.4 लीटर होगा। और यहाँ पे मोल आपको कितना दिया गया, 0.25 दिया गया है। तो 0.25 मोल अमोनिया गैस का जो वॉल्यूम होगा 0.25 इंटू 5.4। तो बेटा यहां से आपका वॉल्यूम निकल आएगा 5.61 निकल आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, among the following molecule which one has a smallest bond angle। भाई यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल निकालना है। तो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए सभी का आपको निकालना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन। आइए निकाल लेते भाई। यहाँ पे देखिए अमोनिया नाइट्रोजन, इसके पास एक बॉन्ड पे होगा तो बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हो जाएगा। फॉस्फीन, भाई यहाँ फॉस्फोरस पास एक बॉन्ड पे होगा, इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हो जाएगा। वाटर में 2 बॉन्ड बनाए हैं और 2 लोन पेयर होंगे, बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सभी का सेम आ गया। अब क्या किया जाए, देख भाई जो बॉन्ड एंगल होगा इनवर्स टू द लोन पेयर होता है। बॉन्ड एंगल लोन पेयर के इनवर्स होता है। लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। sp3 का जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री होता है, बट एक लोन पे आ जाने के कारण इसका 2.5 बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो हो जाएगा 107 डिग्री हो जाएगा। ठीक है।
भाई यहाँ पे वाटर इसके पास 2 लोन पेयर है, तो वाटर का जो बॉन्ड एंगल होगा 104 डिग्री हो जाएगा। हमें यहाँ पे निकालना है लीस्ट बॉन्ड एंगल। फॉस्फीन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 93 डिग्री होता है, और H2SE का जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 91 डिग्री होता है। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका आएगा? 4th वाले का आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों होता है भाई? होता क्या है कि यहाँ पे लग जाता है ड्रे-बोस रूल लग जाता है। होता क्या है कि यहाँ पे जो आपको फॉस्फीन और H2SE दिया गया है, यहाँ पे इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि इनके प्योर हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनका बॉन्ड एंगल काफी कम हो जाता है। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल हो जाएगा 4th वाले का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन में आपसे कंसंट्रेशन पूछी गई पीपीएम में पूछा गया है। तो भाई यहां पर हम लगाएंगे पीपीएम का फॉर्मूला लगाएंगे, पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। पीपीएम निकालना है तो बेटा यहाँ पे 10 की पावर 6 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन आपको क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन 25 मिलीग्राम ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे आपको जो सॉल्यूट है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका वेट आपको दिया गया 25 मिलीग्राम दिया गया है। बेटा मिलीग्राम को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में, तो 25 इंटू 10 की पावर -3 हो गया। और व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन अ पीपीएम? बट क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, यहाँ क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट का, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया 5 लीटर दिया गया है। भाई यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिया गया, सॉल्यूट दिया गया है, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? वाटर होगा। मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन वो आपको वाटर का वॉल्यूम दिया गया है। बेटा यहाँ पे यदि आपको वाटर का वॉल्यूम मिल गया जो कि आपका सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे आप वाटर का वेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी इन अ ग्राम पर एमएल निकाल लेंगे। ठीक है, लीटर में दिया गया, एमएल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेटा यहाँ पे आपका वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 5000 ग्राम। ये आपका आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 10 की पावर 6 हो गया। भाई काट दीजिए, ये आपका पीपीएम आ जाएगा 5 पीपीएम आ जाएगा। कोई आंसर मैच कर रहा है? 3rd इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। Which of the following carbocation is the most stable? भाई जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिया गया है सेकेंडरी एलाइलिक कार्बोकैटायन दिया गया है। सेकंड ऑप्शन में आपको दिया गया है विनाइलिक कार्बोकैटायन दिया गया है, और थर्ड ऑप्शन में आपको दिया गया है टर्सी एलाइलिक कार्बोकैटायन आपको दिया गया है। देखिए भाई, विनाइलिक कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन होगा तो सेकंड वाला हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी एलाइलिक कार्बोकैटायन दिया गया, और थर्ड ऑप्शन में आपको दिया गया टर्सी एलाइलिक कार्बोकैटायन दिया गया। तो टर्सी एलाइलिक कार्बोकैटायन सेकेंडरी एलाइलिक कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होगा। हमें यहाँ बताना है सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे आपने देखा कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल में रखा है नाइट्रोजन लगा है।
ठीक है। और जो नाइट्रोजन होता है इसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एक लोन पे होगा। यदि किसी कार्बोकैटायन के जस्ट बगल में कोई एक ऐसा एटम रखा है जिसके पास लोन पे होगा, तो उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी टर्शियरी एलाइनिक कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल में है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर। तो ऐसे कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होगी टर्शियरी एलाइनिक कार्बोकैटायन से भी ज्यादा होगी। आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 62। 250 ml of a sodium carbonate solution contain 2.65 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सोडियम कार्बोनेट का एक सॉल्यूशन है। भाई सोडियम कार्बोनेट है जिसका वॉल्यूम आपको दिया गया 250 ml और वेट आपको दिया गया 2.65 ग्राम दिया गया है। फिर क्वेश्चन ने कहा कि इफ 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज डायरेक्टेड टू 1 liter, what is the concentration of the resultant solution? भाई क्वेश्चन ने क्या कहा कि हमने क्या किया, अपने हाथ में कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, इसको सोडियम कार्बोनेट को लिया, Na2CO3 को हमने लिया जिसका वॉल्यूम आपको दिया गया है 250 ml और वेट आपको दिया गया है 2.65 ग्राम दिया गया है। ये आपको दिया गया है। देखिए भाई क्वेश्चन आपको वॉल्यूम दिया गया और वेट दिया गया है, तो क्या आप इसका कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके वेट को मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो बेटा इसका मोल आ जाएगा इसके मोल आ जाएंगे 0.025 मोल आ गए। अच्छा भाई यदि मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो बेटा इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, तो इसकी मोलैरिटी आ जाएगी कितनी आ जाएगी 0.1। तो इसकी मोलैरिटी आ गई 0.1 आ गई। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सोडियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन को निकाला जो कि 0.1 थी। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में सोडियम कार्बोनेट है जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन M1 आपको दी गई है 0.1 मोल दी गई है और इनिशियल वॉल्यूम्स का वो आपको दिया गया है 10 ml दिया गया है। भाई ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि हमने इसका डायल्यूशन करा दिया, हमने ऊपर से पानी डाला 1000 ml। तो बताइए इसकी रिजल्टेंट कंसंट्रेशन M2 क्या होगी? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, M2 इक्वल टू M1 इंटू V1 अपॉन फाइनल वॉल्यूम V2। भाई M2 आपको निकालनी है, फाइनल कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, M1 आ गई 0.1 आ गई, इनिशियल वॉल्यूम आपको दिया गया 10 ml दिया गया है और फाइनल वॉल्यूम हो गया 1000 हो गया। तो आ जाएगा 0.001 मोलर। इसकी निकल आएगी, फाइनल कंसंट्रेशन निकल आएगी 0.001। भाई क्वेश्चन में आपसे बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है CO प्लस का। भाई देखो एमओटी की हेल्प से जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो वो 3.5 निकल के आएगा। ठीक है, एमओटी की हेल्प से इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 निकल के आएगा। अच्छा भाई इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 3.5 एंड पैरामैग्नेटिक मोमेंट। थर्ड इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 64 पे। The first order rate constant for the decomposition of a, क्वेश्चन में आपको रेट कांस्टेंट दिया गया है, K की वैल्यू आपको दी गई है 6.2
इंटू 10 की पावर -4 सेकंड इनवर्स आपको दिया गया है। ये आपको रेट क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में आपसे हाफ लाइफ पीरियड मतलब टी हाफ की इंफॉर्मेशन पूछी गई है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है टी हाफ निकालना है। भाई मैं यहाँ पे क्या लगाना, क्वेश्चन ने आपसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात की है, बेटा फर्स्ट ऑर्डर की आप रिएक्शन लगाएंगे के टी हाफ इक्वल टू 0.693, सो टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई और 8% के की वैल्यू दी गई है 6.2 इंटू 10 की पावर -4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आपका टी हाफ इन सेकंड निकल आएगा, ये आएगा करीब 1117.7 सेकंड आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। नेम ऑफ द कंपाउंड दैट इज नॉट आइसोमर विद डाइइथाइल ईथर। भाई क्वेश्चन आपसे पूछे, बताइए आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो डाइइथाइल ईथर का आइसोमर नहीं होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे डाइइथाइल ईथर का बना लेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, C2H5O C2H5 ये आपको दिया गया, डाइइथाइल ईथर दिया गया। हमें देखना इसका कौन सा आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर, एन प्रोपाइल मिथाइल। भाई ये क्या, मिथाइल हो गया, एक ऑक्सीजन लगा दिया और यहाँ पे लगा देंगे एक प्रोपाइल C3H7 लगा देंगे। बेटा ये दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोमर होंगे, क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है ब्यूटेन 1 ऑल, तो यहां पे आप ब्यूटेन 1 ऑल का बना देंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले। और यहां पे देखिए इसके पास जो नंबर ऑफ 4 कार्बन आइटम है, 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ये दोनों भी आपस में क्या है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये हो जाएंगे आपस में आइसोमर हो जाएंगे। थर्ड बात देखते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन, पहले हमने यहाँ पे 3 कार्बन की बनाएंगे, चेन बनाएंगे। 2 पे लगाया मिथाइल और लगाया ऑल, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ये भी आइसोमर होगा। फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं, ब्यूटेनोन 4 कार्बन को बनाएंगे आप एल्केन, हाँ फोर्थ वाला जो ऑप्शन दिया गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अलग है, तो दोनों आपस में आइसोमर नहीं कहलाएंगे। आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट catalyst decomposition of hydrogen peroxide is an order of a reaction। बेटा decomposition of hydrogen peroxide is the example of a first order reaction का होता है, इसका होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है। आगे बढ़ते हैं, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। क्वेश्चन में आपसे IUPAC नेम पूछा गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 कार्बनों की पीसी मिल रही है। अब आप कहेंगे नंबरिंग, कहेंगे चाहो नंबरिंग यहाँ को, चाहो तो यहाँ को, बात एक ही है। तो 1 हो गया फर्स्ट नंबर, 2 3 4 5 और 6 हो गए, 6 कार्बन बन गई, पीसी बन गई। अच्छा भाई यहाँ पे हमें इजेक्ट भी बताना है, तो भाई यहाँ पे देखिए सेकंड और थर्ड वाले कार्बन से जो ग्रुप लगे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लगे हो, तो बेटा ये हो जाएगा 2E हो जाएगा, और फोर्थ में भी ये अपोजिट पोजीशन में लगे हैं तो हो जाएगा 4E हो जाएगा। तो यहां पर मतलब 2E 4E 2, 4 हेक्सा डाइईन, 4 इज द राइट आंसर का। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपसे पूछा गया है। भाई यहाँ पे 7 का ग्रुप के एलिमेंट आपको दिए गए हैं, तो डाउन द ग्रुप
ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो आईपी डिक्रीज कर जाएगी, आईपी डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉनों के निकलने की टेंडेंसी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी में बाहर निकलेगा उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ही ज्यादा होगा, तो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि इसकी आईपी क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी, तो उसका रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, which of the following chemical reaction depict the oxidizing behavior of H2SO4? भाई यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन में H2SO4 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरीके काम कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको H2SO4 की ऑक्सीडेशन पर निकालनी पड़ेगी। बेटा यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन आएगी +6 आ जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद का रिडक्शन होता है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन में आ गई +6 आ गई, ये -1 हो जाएगा, -1 से 0 पे कन्वर्ट हो गया और इसका हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, और सल्फर जहां पे +6 था अभी हो जाएगा +4 पे आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे आप सल्फ्यूरिक एसिड का में सल्फर का रिडक्शन हो गया, और बेटा यहाँ पे आयोडीन -I से 0 पे चला गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। यार फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, during the process of electrolytic refining of copper, some metal present as a impurity settle as a anode mud। भाई क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताइए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में एनोडिक मड क्या होता है। तो बेटा होता है सिल्वर एंड गोल्ड। यस, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में जो एनोडिक मड होता है वो सिल्वर और गोल्ड पाया जाता है। आंसर जाएगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71, the number of sodium atoms in a 2 mole of sodium ferrocyanide। बताइए सोडियम फेरोसाइनाइड के 2 मोल में सोडियम के कितने एटम होंगे। सोडियम फेरोसाइनाइड NF4 Fe CN का 4 6 ये होता है सोडियम फेरोसाइनाइड होता है। बेटा 1 मोल 1 मोल सोडियम फेरो साइनाइड इज इक्वल टू 4 मोल सोडियम एटम। अगर 1 मोल सोडियम फेरोसाइनाइड 4 मोल सोडियम एटम को रखता है तो 2 मोल सोडियम फेरोसाइनाइड इज इक्वल हो जाएगा 1 मोल सोडियम एटम हो जाएगा। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो बेटा यहाँ पे करेंगे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम निकालेंगे 48 इंटू 10 की पावर 23। 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, which of the following resonating structure of 1-methoxy 1,3-butadiene is a least stable। हमें बताना है कि यहाँ पे सबसे least stable स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो भाई यहाँ पे जो फर्स्ट नियम होगा कि यहाँ पे आप देखिए कोई पोलर या नॉन पोलर तो नहीं है। भाई यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको नॉन पोलर दिए गए हैं। अब सेकंड स्टेप होगी कि यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा कहां पे होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या यहाँ पे जो आपको दी गई 7 कोवैलेंट बॉन्ड आपको दिए गए हैं, और थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे जो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है वो आपको 6 कोवैलेंट बॉन्ड दिए गए हैं। अब हमें बताना है थर्ड और फोर्थ में ज्यादा स्टेबल कौन होगा और कम स्टेबल कौन सा होगा। भाई यहाँ पे देखिए जिस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल में रखा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पास होता है लोन पेयर। तो बेटा फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा थर्ड वाले से, तो थर्ड वाला होगा सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, in which of the following compound is the oxidation of carbon is a maximum in a।
भाई सेकंड वाला ऑप्शन का सही लग रहा है कि सेकंड वाले ऑप्शन में कार्बन की ऑक्सीडेशन में समझाता होगी। देख लेते हैं x + 1 - 3 = 0, तो x - 2 = 0, x पावर आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हालांकि आपको सभी ऑप्शन में कार्बन की ऑक्सीडेशन में निकालनी पड़ेगी, बट सेकंड वाले में सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट 74, द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज पहले क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब, गलत दिया गया, ये तो गलत हो गया। सेकंड वाला क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड, सेकंड भी गलत है। थर्ड, independent of the length of the polarimeter tube and concentration of the compound, yes, third is the right answer हो जाएगा। next, the solution of sulfuric acid contain 80% by weight H2SO4, specific gravity of this solution is 1.71, its normality, क्वेश्चन में आपसे नॉर्मलिटी पूछी गई है। आई भाई, नॉर्मलिटी आपको निकालने तो नॉर्मलिटी इक्वल हो जाएगा 10 × d × परसेंटेज बाई वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मलिटी आपको निकालनी है तो 10 × स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी के 1.71 × परसेंटेज बाई वेट 80 दिया गया है, और बेटा H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यहां से आपकी नॉर्मलिटी निकल आएगी, तो आप उसको सॉल्व करेंगे, नॉर्मलिटी आपकी आएगी 27.9, सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, an alkane forms isomer if the number of least carbon atom, भाई यहाँ पे आपको एल्केन का आइसोमर बनाना है, तो वहां पे लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 होने चाहिए। देख लीजिए, हमने यहाँ बना दिया 4 कार्बन हमने एल्केन बना दिया। अब यदि आपको इसका आइसोमर बनाना है तो यहाँ पे चेन आइसोमर पॉसिबल होगा। ये फर्स्ट हो गया, ये तो हो गया भाई नॉर्मल, ब्यूटेन हो गया। यदि आपको एल्केन का आइसोमर बनाना है तो मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए, और ये हो गया आइसोब्यूटेन हो गया। यस, मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पूछे गए हैं, तो यहां पे आप सबसे पहले कायरल कार्बन देख लीजिए कितने होंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके पास 2 कायरल कार्बन एटम है, तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे, नंबर ऑफ n की पावर 2, बेटा n होते हैं नंबर ऑफ कायरल कार्बन होते हैं 2 की पावर 2, तो यहाँ पे आ जाएंगे 4, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, the equivalent weight of an element is 4, its chloride has a vapor density, then the valency of the element, हमें यहाँ पे वैलेंसी निकालनी है। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी दी गई है, भाई वेपर डेंसिटी इक्वल हो जाएगा मॉलिक्यूल वेट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल वेट आ जाएगा, मॉलिक्यूल वेट इक्वल टू वेपर डेंसिटी कितनी 59.25 इंटू 2, बेटा मॉलिक्यूल वेट आ जाएगा 118.5, ये आपको मॉलिक्यूल वेट आ गया। हमें क्या निकालना, हमें तो वैलेंसी निकालनी है। सो
मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल m, और हमने मान लिया कि मेटल की वैल्यू हमने x मान लिया इनटू x प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl, इसकी वैल्यू हमने मान ली x मान लिया, मॉलिक्यूलर वेट कितना 118.5 इक्वल टू मेटल का इक्विवेलेंट वेट आपको दिया 4 दिया गया, तो 4x प्लस का 35.5 x हो जाएगा, तो बेटा 118.5 इक्वल हो जाएगा 39.5 x। तो बेटा यहां से आपकी जो वैलेंसी आ जाएगी x इक्वल टू अप्रॉक्स 3 आ जाएगा, वैलेंसी आ जाएगी 3 आ जाएगी, आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ अ Ka इन फॉलोइंग कंपाउंड, हमें यहाँ पे आयोनाइजेशन क्वोशिएंट का ऑर्डर निकालना है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई यहाँ पे आपको दिया गया अल्कोहल दिया गया है और यहाँ पे NO2 लगा है, जो NO2 होता है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे 2 माइनस आई इफेक्ट आपको दे रखे हैं, यहाँ पे भी NO2 है माइनस आई इफेक्ट, और बेटा यहाँ पे भी आपको 2 माइनस आई इफेक्ट दे रखे हैं। अब हमें यहाँ पे आयोनाइजेशन क्वोशिएंट का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस से देखेंगे। भाई यहाँ पे देखिए जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट लगा है फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, और बेटा यहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन पे लगा है। अब यहाँ पे 1 लगा है, वहां पे 2 लगा है, तो जाहिर सी बात है कि सेकंड वाले को ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट से, तो सेकंड वाले का ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट से। ये हो गया। अब हमें थर्ड और फोर्थ वाले में चेक करना है। भाई यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे लगा है, हाँ सेकंड पोजीशन पे लगा है, और यहाँ पे भी लगा है सेकंड पोजीशन पे लगा है, बट यहाँ पे 2 लगे हैं, यहाँ पे 1 लगा है। तो बेटा यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा होगा फोर्थ का, और उसके बाद हो जाएगा थर्ड का। तो ये ऑर्डर निकल के आ रहा है, आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे थर्ड कर लीजिएगा, थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आईयूपीएसी नेम ऑफ क्वेश्चन आपसे आईयूपीएसी नेम पूछा गया है। भाई देख लेते हैं क्या भाई। हाँ भाई देखो यार ROR ये आपको दिया गया, ईथर दिया गया, हमें ईथर का आईयूपीएसी नेम करना है। ठीक है, बेटा जो ईथर होता है यहाँ पर दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। अब हमें इसका आईयूपीएसी नेम करना है, तो कैसे करेंगे देखिए भाई, यहाँ भी अल्काइल है और यहाँ भी अल्काइल ग्रुप है। जो अल्काइल ग्रुप स्मॉलेस्ट होगा उसका लिख देते हैं अल्कोक्सी। हमने मान लिया कि R डैश स्मॉलेस्ट ग्रुप है, तो बेटा इसका लिख देंगे अल्कोक्सी प्लस, अब जितने कार्बन बचे हैं उनका लिखेंगे रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स। इस प्रकार हम लोग करते हैं ईथर का आईयूपीएसी नेम करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। बेटा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लगा है मिथाइल लगा है और उसके दूसरी साइड पे लगा है इथाइल लगा है। तो बेटा यहाँ पे जो मिथाइल लिखा है इसका हम लोग लिख देंगे मिथॉक्सी। मिथॉक्सी। अब 2 कार्बनों का रूट वर्ड हो जाएगा इथेन, इथेन। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, on passing C ampere of electricity through a electrolytic solution। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक मेटल सॉल्ट है, और बेटा हमने इस मेटल सॉल्ट की करा दिया इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया
इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि सी एम्पियर करंट पास किया। हमने यहाँ पे सी एम्पियर करंट पास किया कितने टाइम के लिए, टी सेकंड के लिए। अब बेटा यहाँ पे जो टाइम है वो आपको दिया गया है टी सेकंड दिया गया है। अच्छा भाई, फिर क्वेश्चन में क्या कहा कि एम ग्राम मेटल डिपॉजिट। बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि एम ग्राम मेटल डिपॉजिट हुआ एट अ कैथोड पे। तो बेटा यहां पे एम ग्राम मेटल डिपॉजिट हो रहा है एट अ कैथोड पोला। तो बताइए यहां पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ई क्या होगा। क्वेश्चन में आपसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ई पूछा गया है। तो यहां पे आप सिंपली लगाएंगे नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ फैराडे कैसे निकालेंगे, तो आई एम्पियर इनटू टी इन अ सेकेंड अपॉन 965 डबल जो कूलम इक्वल टू जाएगा वेट इन ग्राम ऑफ मेटल अपॉन मेटल का इक्विवेलेंट वेट। अब आपको जो वैल्यू देगी उनको आप पुट अप करेंगे। तो बेटा यहाँ पे आपको जो टाइम दिया गया है टी सेकंड दिया गया है और करंट पास किया गया है कितना, सी एम्पियर। सो सी इंटू टी इन अ सेकेंड डिवाइडेड बाई 965 डबल जो इक्वल टू मेटल का वेट आपको दिया गया एम ग्राम दिया गया है और हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो बेटा यहां से आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा एम इंटू 965 डबल जीरो बाई सी इंटू टी। ये आपका निकल आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। थर्ड आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन में आपसे आईयूपीएसी नेम पूछा गया है। तो आईयूपीएसी नेम करने का सबसे पहला जो तरीका होता है कि यहाँ पे कार्बन की आपको लंबी से लंबी चैन छानी होगी। तो बेटा यहाँ पे आपको कार्बन के 7 कार्बनों की चैन मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये आपकी होगी पीसी होगी। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे उठा कि नंबरिंग कहां से की जाएगी। तो जहां से आपके सबस्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेंगे नंबरिंग वहां से होगी। अगर आपने नंबरिंग यहां की 1 2 3 4 तो बेटा फोर्थ पोजीशन पे आपको मिलेंगे 2 मिथाइल मिलेंगे। अगर नंबरिंग आपने यहां की 1 2 3 तो बेटा थर्ड पोजीशन पे आपको एक सबस्टिट्यूएंट इथाइल मिलेगा। तो जहां से सबस्टिट्यूएंट पास पड़ेंगे नंबरिंग वहां से होगी। तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। बेटा एक सबस्टिट्यूएंट हमें ये मिल गया इथाइल और 2 हमें मिल जाएंगे मिथाइल। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा अल्फाबेटिकली पहले ई आएगा बाद में एम आता है। सो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल। 7 कार्बनों का रूट वर्ड होगा हेप्ट प्लस प्राइमरी सफिक्स होगा एन, हेप्टेन। तो बेटा इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। कोई आंसर मैच कर रहा है? हाँ, 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83। For the reaction, the volume of a carbon monoxide required। क्वेश्चन में आपसे कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम पूछा गया है और क्वेश्चन में क्या दिया गया, टू रिड्यूस 1 मोल फेक ऑक्साइड। क्वेश्चन कह रहा है कि फेक ऑक्साइड के 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा। इक्वेशन आपको गिवन है। अब आप देखेंगे कि फेक ऑक्साइड का 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए हमें 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। सो 3 मोल
कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल फेरिक ऑक्साइड। बेटा फेरिक ऑक्साइड के 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए हमें 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है। अच्छा भाई 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, तो बेटा 3 मोल का जो वॉल्यूम हो जाएगा 67.2 लीटर। कौन समझ कर रहा है? अच्छा बेटा यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। According to the first law of Faraday, the weight of a substance discharged at the electrode is a। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ अ फैराडे, क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे की बात चल रही है। The weight of a substance at the electrode again. According to first law of Faraday, बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ये कहता है कि जो वेट होता है, वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज अ डायरेक्टिव फॉर द चार्ज क्यू के डायरेक्टिव होता है। मतलब आप जितना ज्यादा चार्ज पास होगे एट अ कैथोड पे मेटल उतनी ज्यादा डिपॉजिट होगी। जब यहां से डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो उसके स्थान पे एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जेड इनटू क्यू। बेटा क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था, तो यहां पे वेट जो होगा जेड इंटू क्यू के डायरेक्टिव होगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। Which of the following compound will show metamorphism? पर metamorphism शो करने के लिए बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे आपको चारों ऑप्शन में बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। अब कौन सा ऑप्शन मेटामॉर्फिज्म शो करेगा? तो बेटा यहां पे नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होने चाहिए या नंबर ऑफ पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। तो आई थिंक मेरे ख्याल से यहां पे सेकंड वाला ऑप्शन मेटामॉर्फिज्म शो कर सकता है। कैसे? देखिए आइए इसको बना सकते हैं। भाई यहां से एक एल्काइल ग्रुप को आप यहां पे ले जाएंगे तो जाएगा C3H7SCS3। अब बन जाएगा मिथाइल प्रोपाइल थायो ईथर, ये बन जाएगा। हाँ ये दोनों आपस में मेटामॉर्फिज्म शो करेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नैप्थलीन। आइए नैप्थलीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहां पे आपको नैप्थलीन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो यहां पे आपने देखा कि जो नैप्थलीन है इसके पास कुल 5 पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड मिलकर बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों से। तो यहां पर आ जाएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। बेटा नैप्थलीन के पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, आंसर हो जाएगा 10 थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमें यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो सुनिए पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की। किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। तो यहां पे आप देखेंगे कि आपका फर्स्ट एंड फोर्थ ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब हमें यहां पे सेकंड और थर्ड वाले ऑप्शन को चेक करना है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली होती है, साइज के इनवर्स होती है। आइए
भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हो गई Cl की हो गई, क्लोरीन की हो गई। अब देखते हैं भाई ऑक्सीजन का जेट इफेक्टिव होता है वो नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है, और ऑक्सीजन का जो साइज होगा वो भी एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन से कम होगा। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो एफिनिटी नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ये बेटा होता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड के इनवर्स होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ये आईपी के इनवर्स होती है। अब यहां पर जो नाइट्रोजन होता है इसके पास हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एल्यूमिनियम से कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा Cl की होगी, देन ऑक्सीजन की होगी, और नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। The increasing order stability of the following free radical, हमें यहाँ पे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है भाई। तो यहाँ पे आपको दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, और यहाँ पे आपको दिया गया टर्शियरी अल्काइल फ्री रेडिकल दिया गया, फिर आपको बाइफिनाइल फ्री रेडिकल दिया गया है, और सबसे लास्ट में आपको दिया गया ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल दिया गया। तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा। सबसे कम स्टेबिलिटी होगी सेकेंडरी अल्काइल फ्री रेडिकल की, और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी टर्शियरी फिनाइल फ्री रेडिकल की होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। T1/4 can be taken as the time taken for the concentration of a reaction to drop to 3/4 of its initial value. If the rate constant for first order reaction is a K, the T/4 can be written as a, आइए चलिए भाई कर लेते हैं। हमें यहाँ पे T/4 को का हमें एक्सप्रेशन लिखना है, हमें यहाँ पे T/4 की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा यहाँ पे आप लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लगाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा कि T/1/4 is equal to 2/3 log initial concentration A0 by remaining concentration A। ये आपने लगा दी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लगा दिया है। अब क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको जो टाइम दिया है T1/4 दिया है। बेटा ये वो टाइम है जहां पर आपकी बची कंसंट्रेशन, हमने माना कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी 1 मोलर है, माइनस का 1/4। तो बेटा यहां से आपकी बची कंसंट्रेशन आ जाएगी 3/4। ये बेटा आपकी आ गई रिमेनिंग कंसंट्रेशन आ गई, मतलब इतने टाइम पे इतनी कंसंट्रेशन आपकी बचेगी। तो बताइए T1/4 क्या होगा? सो कि T1/4 is equal to 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने मान लिया 1 मोल मान लिया, 1 डिवाइड बाय 3/4। तो बेटा 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। आइए अब यहां हम लोग लेंगे लॉग की प्रॉपर्टी। सो के T1/4 इक्वल टू 2.303 log 4 माइनस log 3। हमें क्या निकालना है? T निकालना है। तो T1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303। बेटा log 4 की वैल्यू होगी 0.6 माइनस का log 3 की वैल्यू हो जाएगी 0.47 डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट के। ये आपका होगा आंसर होगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा 0.29 बाई रेट कांस्टेंट के। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर। चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन में आपसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा गया है। तो बेटा देखिए, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है इनवर्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्स होता है। मतलब जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पे उठा कि हम एल्कीन की स्टेबिलिटी को कैसे निकालेंगे। तो बेटा एल्कीन की स्टेबिलिटी को निकालने के लिए हम देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या देखेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। मतलब जहां पे अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम, वहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैक्सिमम होगा। क्योंकि अल्फा ऑफ हाइड्रोजन जितना कम होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन उतनी कम होगी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज्यादा हो जाएगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे मोस्ट पूछा गया, मोस्ट नेगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा गया। तो यहाँ पे आपको सबसे लेस स्टेबल एल्कीन को देखना पड़ेगा। भाई यहाँ पे देखिए, ये आपका हो गया sp2 सिस्टम हो गया, और sp2 सिस्टम से लगे sp3 हाइड्रोजन, सॉरी sp3 कार्बन लगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा, और यहां पे भी इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है मिनिमम, तो इसकी स्टेबिलिटी होगी मिनिमम, तो यहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा मैक्सिमम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बोरान। क्वेश्चन ने पूछा है कि बताइए बेरिलियम और बोरान का फर्स्ट आईपी क्या होगा, किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। भाई फर्स्ट आईपी बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरान। बेटा जो फर्स्ट आईपी होती है बेरिलियम की बोरान से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होती है? बिकॉज NH2 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल। क्योंकि बेटा जो बेरिलियम होता है ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता है, और सेकंड ग्रुप एलिमेंट होने का इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका डुप्लेक्स कंप्लीट होता है, जिसके कारण इसकी आईपी बोरान से ज्यादा हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। भाई यहां पे आपसे पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर। हमें एसिडिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो बेटा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज ए डायरेक्टली फॉर द -i and -r इनवर्सली टू द +i and +r। अच्छा भाई ठीक है, आइए देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन लगाए +r इफेक्ट। बेटा यहां पे आ गया +r इफेक्ट लगाए, और सेकंड वाले ऑप्शन में लगा NO2 लगाए, ये बेटा होगा -r इफेक्ट शो करेगा। अच्छा भाई जहां पे -r इफेक्ट होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जहां पे +r इफेक्ट होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा सेकंड वाला। बेटा थर्ड वाले ऑप्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं लगा है, उसके बाद हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, और फर्स्ट वाले में आ गया है +r इफेक्ट, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी कम,
और लास्ट में आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला आ जाएगा। कोई ऑप्शन मैच कर रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। In the electrolysis of acidulated water, it is desired to obtain 1.12 ml of hydrogen per second under STP condition. The current be passed. क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रो एसिडुलेटेड वाटर है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई एसिडुलेटेड वाटर दिया गया है, एक्स हमने मान लिया, और मैंने इसकी कहा दिया इलेक्ट्रोलिसिस कहा दिया। भाई जब आप यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्वेश्चन में कहा गया कि पर सेकंड, यहाँ पे आपने जो करंट पास किया है वो आपने 1 सेकंड पे पास किया है और हमें Q की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पे 1.12 ml H2 गैस ऑब्टेन हो रही है, ऑब्टेन हो रही। तो बताइए हम यहाँ पे कितना करंट पास करेंगे। तो बेटा यहाँ पे लगा देंगे सिंपली, नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ फैराडे। सो I एम्पियर इंटू T इन अ सेकेंड डिवाइडेड बाई 965 0.0 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे H2 का वॉल्यूम दिया गया है, ml में दिया गया, उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1.12 इंटू 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आ जाएगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम होता है 11.2 होता है, कितना होगा 11.2 होगा। सॉल्व कर लेंगे 0.1, और बेटा यहाँ पे टाइम आपको दिया गया है 1 सेकंड दिया गया है, हमें I एम्पियर निकालना है। सो I एम्पियर इक्वल हो जाएगा 965 0.0 इंटू 10 की पावर -4, तो बेटा आ जाएगा 9.65 एम्पियर। आपको 1.12 ml पास करने के प्राप्त करने के लिए आपको 9.6 एम्पियर करंट पास करना पड़ेगा। आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, एनकोपाइल अल्कोहल एंड आइसोकोपाइल अल्कोहल आर द एग्जाम्पल ऑफ पहले आप यहाँ पे इनका आपको नेमिंग दी गई है, आप बनाएंगे स्ट्रक्चर, फिर आप बताएंगे कि आपस में पोजीशन आइसोमर होंगे, चैन आइसोमर होंगे, कि टाटोमेजम होगा, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेजम शो करेंगे। आइए, एनकोपाइल अल्कोहल, एनकोपाइल अल्कोहल बताइए हो गया एनकोपाइल अल्कोहल। एनप्रोपाइल अल्कोहल का मतलब हो गया कि यहां पे 3 कार्बन का एल्केन और लगा देंगे OH, एनप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। सेकंड आपको दिया गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये बेटा हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। अब हमें बताना है कि ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर होंगे। आइए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए कि यहां पर जो फर्स्ट वाला जो आइसोमर है, यहां बेटा जो आपको जो फंक्शनल ग्रुप है वो पहले कार्बन से लगा, इसकी पोजीशन क्या है फर्स्ट है, और सेकंड वाले आइसोमर में जो OH की पोजीशन है वो सेकंड कार्बन से लगा है। मतलब यहां पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही, तो दोनों आपस में कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर। ये क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड। आइए,
कंपाउंड या ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि कंपाउंड के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, कि कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, कि एक्सिस ऑफ अ सिमेट्री होगी। तो बेटा हमें इसका करना पड़ेगा आरएस नोमेनक्लेचर, हमें और आरएस नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, तो हम बता पाएंगे कंपाउंड कैसा होगा। भाई आरएस नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले यहां पे आपको देनी पड़ेगी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपकी इसकी हो जाएगी, ये हो जाएगा, सेकंड प्रॉपर्टी यहां पे आ जाएगी, थर्ड प्रॉपर्टी आप उसको देंगे और फोर्थ प्रॉपर्टी आप इसको देंगे। ठीक है, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी मस्ट बी इनवर्ट होनी चाहिए, हमेशा हॉरिजॉन्टल से लगी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अब घूमो 1 से 2, 2 से 3 पे जाएंगे, हम घूमे 1 से 2 और 2 से 3 पे गए। तो बेटा यहां पे आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो बेटा इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा आर नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब सेकंड वाले कार्बन चेक कर लीजिए आप फर्स्ट प्रॉपर्टी आप उसको देंगे, सेकंड प्रॉपर्टी आप उसको देंगे, थर्ड प्रॉपर्टी आप उसको देंगे और फोर्थ प्रॉपर्टी आप इसको देंगे। अब क्या करेंगे, घूमेंगे कहां पे, 1 से 2, 2 से 3 पे जाएंगे। तो बेटा 1 से 2 और 2 से 3 पे गए, तो बेटा यहां पे आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा आर हो जाएगा। तो बेटा यहां पे आर नोमेनक्लेचर आ गया, इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है और क्वेश्चन में कहा गया है इट कैन कंपाउंड द अटैक शुड बी ऑन विच कार्बन एटम। बताइए हम किस कार्बन पे अटैक करवाएं क्यों कार्बन कैसा हो जाए, कायरल हो जाए, क्यों कार्बन कायरल हो जाए। आइए भाई पहले कार्बन पे अटैक करेंगे तो कायरल नहीं बनेगा, क्योंकि यहां से जब आप एक H+ आयन को निकालेंगे, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और उसके स्थान पर कोई एक शेल को लगा देंगे, तो भी इस कार्बन के से लगे दोनों वैलेंसी आपस में सेम होगी, तो फर्स्ट वाला को कायरल नहीं हो सकता है, गलत हो गया। हाँ, सेकंड वाले कार्बन से यदि आप एक H को निकालते हैं, वहां पे कोई एक शेल को लगा देंगे तो कार्बन कायरल हो सकता है। थर्ड वाला भी भाई कायरल हो सकता है, फोर्थ वाला पॉसिबल नहीं है, फिफ्थ वाला हो सकता है और ये सिक्स्थ वाला भी हो सकता है। यहां पे कुल आपको 4 कायरल कार्बन मिल सकते हैं यदि आपने इनका मोनोक्लोरिनेशन कराया तो। अब देखिए ऑप्शन को दिया गया है, ऑप्शन आपको सेकंड फर्स्ट दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। When chemical act as an oxidizing agent by potassium permanganate always a strong acid, ये हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एसिड तरीके काम करता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको K-MnO4 दिया गया है जो कि कन्वर्ट हो रहा है, एक बार कन्वर्ट होगा MnO4-2 में कन्वर्ट हुआ, फिर कन्वर्ट हो गया MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कन्वर्ट हो रहा है MnO2 को 3 में कन्वर्ट हुआ, और बेटा इसके बाद Mn+2 में कन्वर्ट हुआ। भाई एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कराएगा और खुद का रिडक्शन होगा। तो क्वेश्चन पूछेंगे बताइए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन ईच केस, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा इन ईच केस में होगा। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आप निकालेंगे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन निकालेंगे जो कि आएगी +7 आएगी। बेटा +7 से जाएगा +6 में गया, तो यहाँ पे बेटा एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, +7 से +4 में गया, तो बेटा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, और बेटा यहाँ पे आएगा +3 आएगा, +7 से +3 पे गया, तो बेटा यहाँ पे आएगा 4 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाएगा, +7 से +2 पे गया, तो बेटा यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, तो 1 3 4 5 आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 98 में आपको कोई एक अननोन कंपाउंड दिया गया है और उस अननोन कंपाउंड में आपको दो एटमों की जानकारी दी गई, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन दोनों का आपको परसेंटेज बाय वेट दिया गया है और क्वेश्चन ने आपसे इस अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, आइए निकाल लेते भाई। तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन दिया गया है और नाइट्रोजन दिया गया है। ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय वेट आपको दिया गया 69.5% दिया गया है और नाइट्रोजन का परसेंटेज बाय वेट आपको दिया गया 30.5% बाय वेट दिया गया है। आप क्या करेंगे, इनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 16 होता है, तो बेटा यहाँ पे इसके मोल आ जाएंगे 4.34 मोल आ जाएंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होगा, डिवाइड करेंगे तो 2.17 मोल आ जाएंगे। अब जो वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट आई है उसका फर्दर डिवाइड कर देंगे। तो बेटा 2.17 से फर्दर डिवाइड करेंगे यहाँ पे आपके ऑक्सीजन के 2 एटम आएंगे और नाइट्रोजन का 1 एटम आ गया, तो ये आपका आ गया सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ये आपका बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। ये क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं निकालना है, हमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होगा n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। बड़ा n होता है कॉमन फैक्टर होता है, यदि हम इस n का मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठा कि n की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। सो n की वैल्यू निकालने के लिए n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूले का एम्पिरिकल वेट रखेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया गया 92 दिया गया है और बेटा यहां से आप इसका एम्पिरिकल वेट निकाल लेंगे, वो आएगा 46 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल हो जाएगा n के स्थान पर रखेंगे 2 और एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका है NO2 है। तो बेटा यहां से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा Na2O4। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन पूछा गया। माइनस माइनस की स्टेबिलिटी बढ़ाता है और प्लस प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। यहां पे आपने देखा कि यहां पे लगा है NO2 ग्रुप लगा है, बेटा जो NO2 होता है ये -R इफेक्ट को शो करेगा और बेटा यहां पे लगा है एक मिथाइल ग्रुप लगा है जो कि +R इफेक्ट को शो करेगा। ठीक है, प्लस प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और माइनस माइनस की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तो जाहिर सी बात है कि थर्ड वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, द एलिमेंट X, Y, Z and T have the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है स्टार्टिंग विद द इनर मोस्ट शेल विच इज द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट। भाई क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें और बताएं कि इनमें से कौन सा मेटालिक एलिमेंट होगा। तो भाई देखो, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ये होते हैं मोस्ट मेटालिक होते हैं, इनकी आईपी सबसे कम होती है। ये अपने वैलेंस शेल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और खुद का कैटायन बनाते हैं। तो बेटा यहाँ जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है, मतलब ये एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है जो कि मोस्ट मेटालिक होगा। आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है,